हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ इन डिज़ाइन के ऑब्जेक्ट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था इन डिज़ाइन टाइप मेन्यू के ऑप्शंस। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि इन डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट मेन्यू के ऑप्शंस का यूज़ करके कैसे हम अपनी डिज़ाइनिंग को और परफेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसको इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसको अलाइन करना है, तो ये सारी चीज़ें हम इजीली कर सकते हैं ऑब्जेक्ट मेन्यू से। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। InDesign Essential, a guide to object manipulation. This presentation will guide you through essential InDesign feature for manipulating objects, enhancing your layout design skills. First is arranging objects, controlling the stacking order. तो अरेंज में जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होता है वो हमेशा ब्रिंग टू फ्रंट होता है। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब क्या होता है? मूव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, मेकिंग इन द फ्रंट मोस्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर आपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं और आपने अपने डॉक्यूमेंट पे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया हुआ है, लाइक पीछे आपने रेक्टेंगल बना लिया, उसके आगे आपने सर्कल बना लिया, फिर उसके बाद आपने पॉलीगन क्रिएट कर लिया। अब आप चाहते हो कि काम करते करते जो आपका रेक्टेंगल है वो सबसे आगे शो करे, फ्रंट में शो करे, तो आपने क्या करना है? सिंपली रेक्टेंगल को सिलेक्ट करना, ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पीछे वाला ऑब्जेक्ट है वो सबसे आगे हमें शो करेगा। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज ब्रिंग फॉरवर्ड। मूव्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वन लेवल ऑफ फॉरवर्ड, प्लेसिंग इट अबव द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बिलो इट। ब्रिंग फॉरवर्ड। अब ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग फॉरवर्ड इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ब्रिंग टू फ्रंट क्या करता है कि अगर आपने इसके आगे कितने भी चाहे ऑब्जेक्ट्स बनाए हो, बट जो रेक्टेंगल है वो डायरेक्ट सबसे आगे आ जाएगा। लेकिन ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है कि वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के आगे आएगा। लेकिन जैसे कि आपने यहाँ रेक्टेंगल बनाया, उसके ऊपर सर्कल है, तो ये रेक्टेंगल जो है वो सर्कल के ऊपर आएगा। अगर आपने उसके आगे एक और शेप बनाई है, जितनी बार ब्रिंग फॉरवर्ड क्लिक करेंगे वो एक एक शेप के आगे आता रहेगा, मतलब डायरेक्ट सबसे ऊपर नहीं आएगा, एक एक शेप करके ऊपर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है सेंड बैकवर्ड। मूव्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट वन लेवल बैक, प्लेसिंग इट बिनीथ द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली अबव इट। मतलब सेंड बैकवर्ड का मतलब है एक एक ऑब्जेक्ट के पीछे जाना है, ठीक है। और सेंड टू बैक, मूव्स द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट टू द बॉटम ऑफ द स्टैक, मेकिंग इट फर्दरेस्ट ऑब्जेक्ट इन द बैकग्राउंड। ये क्या करता है? जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने लिए होंगे, जो भी हमारे सबसे आगे वाला ऑब्जेक्ट होगा उसको सबसे पीछे कर देगा, सेंड टू बैक कर देगा एकदम। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वी हैव ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स वर्किंग विद द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एज वन। तो फर्स्ट इज ग्रुप एंड सेकंड इज अनग्रुप। अगर अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और अगर आपने एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का यूज किया है, ऑब्जेक्ट भी है, इमेजेस भी है, टेक्स्ट भी है, एक साथ आप सबको ग्रुप करना चाहते हो, तो सिंपली आपने उन सभी को सिलेक्ट करना और ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर देना। कंबाइंस मल्टीपल सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इनटू वन ग्रुप। जब आप फिर उसको मूव करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि सब अलग अलग नहीं, एक साथ मूव करेंगे। और अगर आपको उसको दोबारा पहले जैसा करना है, देन यू कैन यूज अनग्रुप ऑप्शन। ब्रेक्स अ प्रीवियसली ग्रुप्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इनटू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स अगेन। मतलब जितने भी हमारे ग्रुप ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे अब एक हो गए, लेकिन जब आप उसको अनग्रुप करोगे तो वो अलग अलग हो जाएंगे, फिर आप उसको इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव locking and unlocking objects. Lock locks the selected object, making it non-selectable और uneditable. Lock means क्या होता है? अगर आपने डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे हो, कोई भी पेज लिया है, कोई भी पेज लेने के बाद आपने उसमें किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, कोई टेक्स्ट यूज़ किया, कोई इमेज यूज़ किया, और अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ मूव ना करे बार बार, तो आप उसको लॉक कर सकते हो। जब आप अपने ऑब्जेक्ट को लॉक कर दोगे तो वो वहाँ से मूव नहीं हो सकता, आप उसमें किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको लॉक आइटम को दोबारा से अनलॉक करना है, देन यू कैन यूज अनलॉक ऑल ऑप्शंस, ठीक है। अनलॉक ऑल ऑन स्प्रेड का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक पेज पे, मतलब आपने पेजेस तो काफ़ी सारे लिए हुए हैं, लेकिन अगर आपको किसी सिंगल पेज की जितनी भी लॉक चीज़ें उन सबको हटाना है, तब आप यूज़ करेंगे अनलॉक ऑल ऑन स्प्रेड। और अगर आपको पूरे डॉक्यूमेंट, पूरे इंटायर डॉक्यूमेंट, यानी कि जितने पेजेस लिए हुए सब में से सभी चीज़ों को हटाना है, यानी कि जितने भी लॉक अलग अलग पेजेस पे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं सबको अगर अनलॉक करना है, देन यू कैन यूज अनलॉक ऑल ऑप्शन। क्लियर है इतना? नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस। तो टेक्स्ट फ्रेम ऑप्शंस कंट्रोलिंग टेक्स्ट लेआउट, टेक्स्ट इनसाइड, कंट्रोल्स द स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट एंड द फ्रेम्स एजेस। टेक्स्ट स्पेसिंग का मतलब क्या होता है? ये भी टेक्स्ट है, लिखा हुआ है, तो इनके बिटवीन की स्पेसिंग, ठीक है, चाहे वो ऐसे हो या फिर वो ऐसे हो, तो ये सारी चीज़ें हम इस वाले ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉलम। डिवाइड द टेक्स्ट फ्रेम इनटू मल्टीपल कॉलम्स। जैसे आपने बहुत सारे टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर लिए, जैसे हम InDesign में मैगजीन्स वगैरह क्रिएट करता है। मैगजीन आपको पता है 2 कॉलम्स में भी होती है, 3 कॉलम्स में भी होती है। तो जब भी आप काम करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, उसमें आपने काफ़ी सारा टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, तो आप उसको अलग अलग कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वर्टिकल जस्टिफिकेशन।
डिटरमाइंस हाउ टेक्स्ट इज अलाइन वर्टिकली विद इन वन फ्रेम, यानी कि फ्रेम मीन्स होता है जो हमारा टेक्स्ट फ्रेम है, यानी कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स एक तरह से, तो जो उसकी साइड में आपको एक आउटलाइन शो करती है वो होता है फ्रेम। उस फ्रेम को वर्टिकली वो जस्टिफाई कर देगा। क्लियर है? जैसे हम हॉरिजॉन्टली जस्टिफिकेशन करते हैं ताकि हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, सेम एज हम वर्टिकली का भी यूज कर सकते हैं फॉर वर्टिकल जस्टिफिकेशन। नेक्स्ट वी हैव कंटेंट ऑप्शंस, फिटिंग एंड स्केलिंग इमेजेस। फिट कंटेंट टू फ्रेम, scales the image or content to completely fill the frame regardless of the original aspect ratio। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज को इंसर्ट करते हैं तो उस इमेज को लाने के बाद अपने शेप में आप उसको अलग अलग तरीके से फिट कर सकते हो। जैसे हमारा कई बार क्या होता है, हम वो ऑप्शन यूज़ करते हैं, तो फ्रेम वाला रेक्टेंगल फ्रेम हो गया, एलिप्स फ्रेम हो गया, पॉलीगन फ्रेम हो गया, इनके अंदर आप इजीली किसी भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। तो ये जितने भी ऑप्शंस आप देख रहे हो, फिट कंटेंट टू फ्रेम, फिट फ्रेम टू कंटेंट, सेंटर कंटेंट, फिट कंटेंट प्रोपोर्शनली एंड फिल फ्रेम प्रोपोर्शनली, ये जितने भी ऑप्शंस है ये हमारे इमेज को किसी ऑब्जेक्ट में फिट करने के लिए यूज होता है। अब वो डिपेंड आप पे करता है कि जो भी आपने शेप बनाई है आपको उसी शेप के अंदर इमेज को फिट करना है, या फिर आप चाहते हो कि अगर इमेज इतनी बड़ी आ रही है, अगर इमेज इतनी बड़ी आ रही है और हमारा जो शेप है वो सिर्फ इतना है और आप चाहते हो कि जो शेप है वो बड़ी हो जाए जितनी बड़ी इमेज है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शन सारे इसी के लिए दें कि आपको इमेज के जैसे अपने फ्रेम को रखना है या फ्रेम के जैसे अपनी इमेज को रखना है। साइज आप यहाँ से ठीक कर सकते हो आप इसका। नेक्स्ट वी हैव ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, फर्स्ट इज मूव, अलाउ यू टू प्रीसाइजली मूव एन ऑब्जेक्ट बाय एंटरिंग स्पेसिफिक वैल्यूज फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजिशन। मूव ऑप्शन क्या करता है, जो आपके ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव करने में हेल्प करता है। वो चीज़ हम डायरेक्ट माउस से भी कर सकते हैं एंड इस वाले ऑप्शन की हेल्प से आप इसमें अपना एंगल ऐड कर सकते हो कि आपको उसको कितनी मतलब डिग्रीज ऐड कर सकते हो कि आप उसको कितनी डिग्री मूव करना चाहते हो, कितनी डिग्री उसको मूव करना है, मतलब हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप इसको कितना मूव करना चाहते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। अपनी एक्स और वाई की सेटिंग्स को यहाँ पे ठीक कर सकते हैं आप कि आपको जितना मूव करना है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज रोटेट, इनेबल यू टू रोटेट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ स्पेसिफिक पॉइंट। एक पॉइंट हमें दे दिया जाता है, वहां से ही आपके ऑब्जेक्ट को जो है रोटेट कर देता है। कोई भी शेप है, लाइक रेक्टेंगल है, सर्कल है, तो उस ऑब्जेक्ट को आप इजीली मूव कर सकते हो। अगर रेक्टेंगल आप लोगे तो आप देखोगे हमारे माउस में यहाँ पर ही किस तरीके से एरो आता है ऊपर नीचे साइड, इसको आप मूव कर सकते हो। ये हैंडल होता है रोटेशन के लिए, ठीक है। अगर आप रोटेट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप एंगल ऐड कर सकते हो कि आपको अपने जो रेक्टेंगल है उसको कितना रोटेट करना है, 45 डिग्री करना है, 90 डिग्री करना है, या जितना भी डिग्री करना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्केल्स, ऑल्टर्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाइल मेंटेनिंग इट्स प्रोपोर्शंस और नॉट। स्केलिंग का मतलब होता है साइज को छोटा बड़ा करना, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हो तो आप देखते हैं यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का एक एरो आता है। ये हैंडल यूज होता है साइज को छोटा बड़ा करने के लिए, हमेशा कॉर्नर से किया जाता है। कॉर्नर से क्या होता है, इक्वल ही रहते हैं साइज कई बार, बट अगर आप नॉर्मली ऐसे करोगे ना साइज यहाँ इस वाले पोर्शन से या इस वाले पोर्शन से, तो वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ही सिर्फ चेंज होगा, लेकिन कॉर्नर से करते हैं शिफ्ट के साथ तो वो इक्वली साइज छोटा और बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज शेयर, डिस्टॉर्ट द ऑब्जेक्ट्स बाय स्लैंटिंग इट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। शेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसको जब आप शेयर कर दोगे तो स्क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्यू मतलब ये वाली शेप, इसमें आपको जो आपका शेप है वो थोड़ा सा बेंड होके दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्ट, क्रिएट्स अ मिरर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अक्रॉस अ स्पेसिफिक एक्सिस। रिफ्लेक्ट नाम से पता लग रहा है ये क्या करता है, मिरर फेस क्रिएट करता है। अगर आपने एक सेमी सर्कल कुछ इस तरीके का आपने कुछ ड्रॉ किया है अपने डिजाइन पेज पे, डॉक्यूमेंट पे, जब आप उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे तो कुछ इस तरीके का मिरर फेस आपको शो करता है। फ्री ट्रांसफॉर्म, फ्री ट्रांसफॉर्म के अंदर ये सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, स्क्यू का भी, रोटेट का भी, साइज का भी, एंड बाकी जितने भी ऑप्शन है, डिस्टॉर्ट, पर्सपेक्टिव, वो सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म में, ठीक है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट है कॉर्नर ऑप्शंस। जब हम किसी शेप को बनाते हैं तो उन शेप्स में जो कॉर्नर होता है, आपने देखा होगा वो ज्यादातर ऐसा होता है, कॉर्नर मीन्स तो यही हो गया, बट इस कॉर्नर के स्टाइल को आप चेंज कर सकते हो। फर्स्ट इज राउंडेड, अगर आप कोई रेक्टेंगल बनाते हो तो वो सिंपल ऐसे बनता है, ये एंगल रेक्टेंगल है, ये वाला जो है जो रेक्टेंगल मैंने बनाया ये एंगल है, क्योंकि इसके जो चारों साइड्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे बिल्कुल इस तरीके से। लेकिन अगर आप इसको राउंडेड कर दोगे तो राउंडेड में क्या होगा, ये राउंडेड रेक्टेंगल की शेप इस तरीके से बनाएगा, ठीक है। जो इसके कॉर्नर्स होंगे ना वो आप देखोगे इस तरीके से राउंडेड में शो करेंगे। बेवल्ड मीन्स होता है कि जो भी आपने रेक्टेंगल बनाया उसको एक लाइन में पॉइंट टू पॉइंट इस तरीके से कन्वर्ट कर देगा, मीन्स पॉलीगन से थोड़ा सा बना देगा वो उसको। जिसके वाले कॉर्नर्स होते हैं इनको ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया?
तो ये है हमारे अलग अलग ऑप्शंस अपने कॉर्नर में चेंजेस करने के लिए, ठीक है। कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट में ये सारी चेंजेस कर सकते हो उसके कॉर्नर्स में, अगर आपको बेवल इफेक्ट देना है, राउंडेड देना है या एंगल इफेक्ट देना है तो। इसके बाद लास्ट स्लाइड है हमारी पाथ फाइंडर, कंबाइनिंग एंड मॉडिफाइंग शेप्स। फर्स्ट इज ऐड, कंबाइन 2 और मोर सिलेक्टेड शेप्स इनटू 1। यानी कि अगर आपने एक रेक्टेंगल शेप बनाया और एक आपने सर्कल बना लिया, अब इन दोनों को अगर आपने कंबाइन करोगे तो अब देखना है कि जो भी आपने पीछे वाला कलर रखा होगा, फॉर एग्जांपल इसका कलर है ग्रीन और इसका कलर है रेड, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो जो भी पीछे वाला कलर होगा वो इसके आगे वाले कलर, जो इसका आगे वाला शेप है उसमें भी फिल हो जाएगा। यानी कि दोनों कंबाइन हो जाएंगे आपस में जब आप इसको ऐड करोगे तो, और दोनों में ही सेम कलर हो जाएगा जो भी आपने पीछे कलर फिल किया था, ग्रीन कलर। अगर आप इसमें सबस्ट्रैक्ट का यूज करते हो तो जो ये आगे वाली शेप है, जब आपने यहाँ पे कोई सर्कल सा बना रखा है तो आप देखना जब जैसे आप सबस्ट्रैक्ट करोगे तो ये सर्कल हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल रह जाएगा, वो भी इस तरीके की शेप में। यानी कि इसमें जो सर्कल वाला एरिया है वो आपका माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरसेक्ट, कीप्स ओनली द ओवरलैपिंग पोर्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड शेप। इंटरसेक्ट में क्या होता है, लाइक अगर आपने यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया फिर उसके ऊपर आपने तो ये जो ये वाला पार्ट होता है, बीच वाला पार्ट, ये होता है इंटरसेक्ट पार्ट, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। तो जब आप इसका जब इस ऑप्शन का आप यूज करेंगे तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट आपके सामने अलग से निकल के आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड यूज होता है कंबाइन करने के लिए, रिमूव्स द ओवरलैपिंग लीविंग ओनली द नॉन ओवरलैपिंग पोर्शंस। एक्सक्लूड का यूज हम जब करते हैं जैसे आपने अलग अलग कलर्स दोनों में रख लिए, ठीक है। पीछे वाले में आपने रेक्टेंगल में आपने ग्रीन कलर कर दिया और सर्कल में आपने रेड कलर कर दिया। जब आप इसको एक्सक्लूड करोगे तो ये वाले जो ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो इसके अंदर कोई कलर नहीं होगा और जो पीछे वाला कलर होगा वो इस वाले में फिल हो जाएगा। ये होता है एक्सक्लूड, यानी कि कंबाइन करना है इनको। क्लियर है इतना? तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे इनडिज़ाइन ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर। एंड आई होप कि आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे कि ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनको यूज़ करके अपनी डिज़ाइन को और अच्छा दिखा सकते हो, उसको थोड़ा और स्टनिंग लुक दे सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।